अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम जून 17 का पेपर 21 का क्वेश्चन 4 करेंगे। एंड दिस इज द ओनली पेपर इन recent papers in which a question is set on the basics of marginal costing. But the problem is that this is a slightly tricky question. So this question is also good to further enhance the understanding of the basics. Ken produces components from mobile telephones. The following budgeted data is available for the year ending 31st December 2018. Selling price, direct material, direct labor, direct expenses, break even point 16,000 यूनिट्स। अब ब्रेक इवन नॉर्मली हमें कैलकुलेट करना होता है, इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द बजटेड फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 2018। अब इसमें अगर आप लोग को याद हो कि ब्रेक इवन का जो फॉर्म यूनिट्स का फॉर्मूला होता है वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5.25, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $3.75 पर यूनिट। ब्रेक इवन यूनिट्स इस बार उसने दिए में 16,000। 16,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अननोन है, अभी नहीं पता। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हमारे पास 3.75। तो इस बार हम ब्रेक इवन के यूनिट्स के फॉर्मूला से फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 16,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.75 से। तो फिक्स कॉस्ट है हमारी 60,000। द बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2018 is 75,000. Calculate for the year ending 31st December 2018 budgeted number of units to be sold. अब वो कह रहा है कि दिसंबर 2018 का बजटेड प्रॉफिट 75,000 है। दिसंबर 2018 के बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड क्या होने चाहिए। तो ऑब्वियसली हम वो यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट 75,000 आ जाए। और ये भी डेटा आपका दिसंबर 2018 का है। ये जो ब्रेक इवन था ये भी दिसंबर 2018 का ही बजटेड डेटा है। तो इसके दो तरीके, या तो आप यूनिट्स फॉर टारगेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करें, विच इज अब यूनिट्स अगर निकालने टारगेट प्रॉफिट के लिए तो डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। एक्चुअली ये हमारा जो प्रॉफिट की अगर हम इक्वेशन क्रिएट करें, इक्वेशन में 75,000 रखें, तो उसका जो एंड सॉल्यूशन बनेगा वो ये यूनिट्स फॉर टारगेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपका जो प्रॉफिट की इक्वेशन है उससे डिराइव फॉर्मूला है। तो यूनिट्स हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट 60,000 है, टारगेटेड प्रॉफिट 75,000 है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3.75 है। तो ये आ गया, ये यूनिट्स है सही, तो इसके साथ लिखिएगा 36,000 यूनिट्स। अब जो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते हैं, वैसे रिकमेंड मैं ज्यादा यही करूंगा, इवन आपके मैथ्स बहुत अच्छी भी है कि आप खुद फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ही यूज करें।
क्योंकि इससे जल्दी सॉल्व होगा। तो आपके पास डिस्कस एडवाइस वाला थ्योरी का क्वेश्चन होगा, या दूसरे पार्ट्स के लिए, या दूसरे क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा आपके पास पेपर में। लेकिन हेयर स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉफिट की इक्वेशन से भी हो सकता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और जिस तरह मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालते हैं उसी अकॉर्डेंस में इक्वेशन बनाएंगे। और इसमें मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं उन यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊं जिससे मुझे 75,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता। उसमें से मुझे फिक्स कॉस्ट माइनस करके मेरा 75,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये 3.75x यहाँ रह जाएगा, ये 60,000 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75,000, 60,000। अब अगर मुझे x निकालना है तो 75,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3.75। तो देखिए आपका एंड सॉल्यूशन वही बना जो उसका फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इससे भी आपका वही आंसर आएगा। बजटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो टू 2 डेसिबल प्लेसेस। अब इस पे देखिए जो इजियर वे आउट है, हमारे पास सेल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है, हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी, हमें अकॉर्डिंगली करना चाहिए। 3.75 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5.25 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 71.43%। तो 71.428 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 23 हो जाएगा, तो 71.43%, क्योंकि उसने 2 डेसिबल प्लेसेस पे कहा है। स्टेट द मीनिंग ऑफ सी एस रेशियो। या तो आप ये लिख दे, परसेंटेज वाली बात लिख दे, शोज कंट्रीब्यूशन अर्नड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अच्छा, स्टेट द नेम given to the difference between the budgeted total sales units and the budgeted break even sales units। सेल्स यूनिट्स और ब्रेक इवन यूनिट्स का डिफरेंस दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और उसने यूनिट्स की बात की तो आपको सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पूरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मेंशन करना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिफरेंस टू अ बिजनेस। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था, जब लास्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था जून नवंबर 2010 का, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करवाया था। वहां मैंने आपको कैलकुलेशन से प्रूफ भी किया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। वही हमें थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करनी है।
सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर सेल्स का डिक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना है तो स्टिल ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर सेल्स का डिक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक्सीड करेगा तो बिजनेस को लॉस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और प्रीवियस क्वेश्चन के वीडियो में ये भी शो किया था कि प्रिपरेशन ऑफ एनी चार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस नाउ। ऑल्दो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चार्ट आ सकता है, उसके बेसिस पे कोई कैलकुलेशन करनी है या कोई वैल्यूज बतानी है तो वो अभी वो बिल्कुल टेस्ट होगा, लेकिन चार्ट प्रिपेयर करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस नाउ। स्टेट थ्री लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो अगर मार्जिनल की लिमिटेशन पूछे, सीवीपी की लिमिटेशंस पूछे, ब्रेक इवन की पूछे, आपको सिमिलर लिमिटेशंस ही देखनी है। एक तो एक टोटल फिक्स कॉस्ट को कांस्टेंट एज्यूम करता है, ऑल्दो शॉर्ट टर्म के बाद वो चेंज हो जाती है। अच्छा। ये भी एज्यूम करता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट हर कॉस्ट को उस पे सेपरेट किया जा सकता है, जबकि एट टाइम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट लगता है कि अनचेंज होगी, इसकी और भी assumptions है, अभी तो तीन मेंशन की है। तो इस तरह के थ्योरी के क्वेश्चंस का बेनिफिट है, इसलिए थ्योरी को आप लोग सीरियस लिया करें कि अगर आपसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो ये थ्योरी में आपको एग्जामिनर कम बैक करने का कुछ चांस देता है, तो एटलीस्ट टू एक्सटेंड अपने कुछ तो मार्क्स सेव कर लेंगे अगर आपकी थ्योरी के, स्पेशली रट्टे वाले क्वेश्चन से ही आप सही से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो। Ken is considering increasing the selling price to 6 per unit from 1 January 2019. He expects that all cost will remain unchanged. और वो सोच रहे 2019 में सेलिंग प्राइस 5.25 से 6 कर ले, बाकी सब अनचेंज रहेगा। अभी करें कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स कैन मस्ट सेल ईच मंथ so that the budgeted total contribution is the same as in 2018. तो ऑब्वियसली अब अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज होगा, लेकिन अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 2018 वाला ही आना चाहिए, और वो भी पर मंथली बेसिस पे। ज्यादातर हमारे इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो ईयरली बेसिस पे। तो अभी तो हमें इतना मंथली के बारे में वरी नहीं करना चाहिए, पहले हम कैलकुलेट तो करें कितने यूनिट्स है जो हमें सेल करने चाहिए, विच वॉज अलाउ द टोटल कंट्रीब्यूशन टू बी द सेम एज इन 2018। उसके बाद जो ईयरली टोटल कंट्रीब्यूशन है उसे हम मंथली में चेंज कर सकते हैं, या एनुअल अगर हम ये यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते तो उसको हम डिवाइड बाय 12 करके मंथली में चेंज कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड में ज़रूर आप लोग फोकस किया करें कि आपको जैसे किस टाइम पीरियड के हिसाब से वो आंसर मांग रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपना डेटा चेंज करना पड़ सकता है। तो देखिए इस पार्ट में तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ समझ आती है, अगर मुझे और कुछ नहीं भी समझ आ रहा, सबसे पहले अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट न्यू निकालना चाहिए। तो अब मेरी न्यू सेलिंग प्राइस 6 है। 6 में से मैं ये सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज, तो वेरिएबल कॉस्ट वही रहेंगी सारी पर यूनिट। 6 माइनस 0.5 माइनस 0.75 माइनस 0.25। तो ये मेरा न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.5 है। अब एक और काम पहले मैं ये करूंगा कि मुझे 2018 का टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल देना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस किसी पार्ट में टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं किया था 2018 का।
तो ये हो जाएगा 135,000। अगर दोबारा पढ़े तो उसने कहा कि नंबर ऑफ यूनिट्स मस्ट सेल ईच मंथ सो दैट द टोटल कंट्रीब्यूशन इज द सेम। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो चेंज हो गया है, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन 2018 वाला आना चाहिए, और उसने मंथली बेसिस पे कहा है। और ये जो प्रीवियस डेटा था सारा ये ईयरली बेसिस पे था, ये ईयरली कंट्रीब्यूशन है टोटल 2018 का। अब ये कि जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.5 है, इसको मैं जिन भी यूनिट से करवाऊं तो टोटल कंट्रीब्यूशन ही 2018 वाला 135,000 आना चाहिए। x इज इक्वल टू, मगर मैं पर मंथ यूनिट्स निकाल दे तो मुझे 30,000 डिवाइड बाय 12 करना होगा, तो ये आंसर 2500 यूनिट्स होगा। और देखिए मैं आपको प्रूफ भी करता हूँ, अगर मैं 4.5 को 30,000 यूनिट से कराऊं तो देखिए वही 2018 वाला कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और अगर मैं 135,000 डिवाइड बाय 12 कर लेता तो मेरा पर मंथ कंट्रीब्यूशन 2000, पर मंथ कंट्रीब्यूशन 11250 बनेगा, यानी तो यानी 4.5 को अगर मैं 1 मंथ के यूनिट से करवाऊं तो एक महीने का कंट्रीब्यूशन 11250 आना चाहिए। तो 4.5 को अगर मैं 2500 यूनिट से करवाऊं तो आपके सामने 11250,000 11250 आ रहा है। तो आई होप सो मतलब कोई पार्ट क्लियर है। अच्छा, एडवाइस कैन whether or not he should increase the selling price taking into account both financial and non financial factors। आपका 4 मार्क्स का तो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है इस पे, ये जो सेलिंग प्राइस बढ़ाने का सोच रहे करना चाहिए या नहीं। अच्छा, पहले तो आप लोग इसमें एक चीज़ देखें कि वो कोई नए फीचर्स तो ऑफर कर नहीं रहा, कोई वो एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड नहीं कर रहा प्रोडक्ट में, तो वो किस बात का प्राइस बढ़ा रहा है। अगर आप कोई नए फीचर्स नहीं दे रहे तो कस्टमर्स आर अनलाइकली टू एक्सेप्ट द इंक्रीज इन प्राइस। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जब ये मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, इसने जब ये अक्टूबर 23 में से चार्जेस बढ़ाए थे, लेकिन इन रिटर्न एज अ गेस्ट ऑफ एप्रिसिएशन वी आर ऑल्सो अपग्रेडिंग ए प्लान फ्रॉम 50 Mbps। तो उसने अगर थोड़े से चार्जेस बढ़ाए तो उसने इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ा दी 5 Mbps से। तो ऐसा अगर कोई इंसेंटिव देते प्राइस राइज करने के लिए कोई कंपनी, तो ऑब्वियसली विलिंगनेस ऑफ कस्टमर्स टू एक्सेप्ट द इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस विल बी मोर। प्लस डिग्री ऑफ कंपटीशन भी देखना चाहिए कि अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ाना कोई मेक सेंस नहीं करता। ब्रांड इमेज, अगर इसकी ब्रांड इमेज ऐसी कि ये, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो फिर ये प्राइस बढ़ा सकता है, कोई मसला नहीं है। ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज करने से इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। तो वो पॉइंट्स भी लिखने, तो 4 मार्क्स का तो आई थिंक सो मोर देन इनफ, कोई भी राइटिंग कर सकता है इसमें, क्योंकि अभी जो करंटली बिजनेस की तरफ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो अभी सो फार मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि प्राइस बढ़ाए, आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन पहले पॉइंट्स कवर करने, एनालिसिस पहले करना, उसके बाद एडवाइस का 1 मार्क्स, अब तो एडवाइस जो दिल चाहे दे दे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसकी मार्क्स स्कीम से शो करूँ, क्योंकि एक तो ये जो आप लोग का पैटर्न है उसी का पेपर है। 2023 में सिर्फ ये चेंज था कि आपका टाइम 50 मिनट से इंक्रीज कर दिया गया P2 का, और कुछ टॉपिक्स A2 में शिफ्ट कर दिए बस, और कुछ रिमूव हो गए। पेपर पैटर्न अभी भी सेम ही है। मैनी कैंडिडेट्स फाउंड द कॉस्ट एंड, ये जून 17 P21 से ही किया है क्वेश्चन। मैनी कैंडिडेट्स फाउंड द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट क्वेश्चन चैलेंजिंग। द डिफिकल्टी अपीयर्स टू बी अ लैक ऑफ एनालिटिकल एंड एवैल्यूएटिव स्किल्स।
जबकि देखिए इसमें आपको नॉर्मली फार्मूलाज वगैरह और कैलकुलेशंस बेसिक आती थी, थोड़ा सा आपको डिफरेंटली इस पर थिंक करना था कि जो नॉर्मली हम कैलकुलेशंस करते हैं उसको थोड़ा सा अगर इक्वेशन बना के रिवर्स में चीज़ों को सॉल्व करें तो सर्टेन वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती थी। देखिए मेजोरिटी को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, जबकि इसमें ऑप्शंस भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, उसके बावजूद स्टूडेंट्स कर नहीं सके इसको। मोस्ट कैंडिडेट्स फॉर एबल फिक्स कॉस्ट तो वर एबल टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द गिवन डेटा, वो चले कर लिया। Whilst candidates would be very familiar with the break-even calculation, many were unable to calculate the number of units required to earn the budgeted profit by adding that profit figure to the fixed cost. Similarly, only the well-prepared candidates were able to calculate the CS ratio. Even CS ratio तो calculate नहीं हुआ स्टूडेंट से। और ये यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट के लिए यूजुअली फार्मूला यूज करें, वरना इक्वेशन बना के भी कर सकते थे। अगर फार्मूला नहीं पता था तो इक्वेशन बना के भी मैनेज किया जा सकता था। CS ratio का मीनिंग लोग एक्सप्लेन, मेनी कैंडिडेट्स वर एबल टू स्टेट द मीनिंग ऑफ द रेशियो। Responses to the margin of safety question were better. Most candidates identified the ratio, but explanations of the significance of the ratio were only adequately answered by very few candidates. तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है कि वो क्या शो करता है वो उसको आंसर नहीं कर सके, क्योंकि बस वो कैलकुलेशन रट लेते कि एमओएस इस तरह निकालना है। Almost half of the candidates, ये तो relevant है. This lack of understanding was again demonstrated in responses to the limitations of this technique. Pro limitations भी नहीं पता थी. Only a few candidates were able to calculate the number of units to be sold to match the budgeted contribution of the current year. Again highlighting the lack of understanding of the techniques. हाँ ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था उसको, ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट नहीं था इसका, तो अगर चले ये नहीं भी वो मेजोरिटी स्टूडेंट्स है तो दैट मेक सेंस एक्चुअली। Evaluation of the trader decision regarding whether or not to increase the selling price again resulted in very poor responses and little evidence of analysis. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आप पीरियड स्पॉट को नहीं भी सही किया आप उसको जनरली भी आंसर कर सकते थे। तो आई होप बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग के फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह मैं ऑप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग कवर करूंगा, जो कि इसका एक एडवांस लेवल का सब टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग का, और रिसेंट पेपर में उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डिमांडिंग भी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम जून 17 का पेपर 21 का क्वेश्चन 4 करेंगे। And this is the only paper in recent papers in which a question is set on the basics of marginal costing. But the problem is that this is a slightly tricky question. So this question is also good to further enhance the understanding of the basics. Can produces components from mobile telephones. The following budgeted data is available for the year ending 31st December 2018. Selling price, direct material, direct labor, direct expenses, break even point 16,000 units. अब break even normally हमें calculate करना होता है, इसमें दिया हुआ है calculate the budgeted fixed cost for the year ending December 2018. अब इसमें अगर आप लोग को याद हो कि ब्रेक इवन का जो फॉर्म यूनिट्स का फॉर्मूला होता है वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5.25, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $3.75 पर यूनिट। ब्रेक इवन यूनिट्स इस बार उसने दिए में 16,000। 16,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अननोन है, अभी नहीं पता, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हमारे पास 3.75। तो इस बार हम ब्रेक इवन के यूनिट्स के फॉर्मूला से फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 16,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.75 से,
तो फिक्स कॉस्ट है हमारी 60,000। द बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2018 is 75,000. Calculate for the year ending 31st December 2018 budgeted number of units to be sold. अब वो कह रहा है कि दिसंबर 2018 का बजटेड प्रॉफिट 75,000 है। दिसंबर 2018 के बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड क्या होने चाहिए? तो ऑब्वियसली हम वो यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट 75,000 आ जाए। और ये भी डेटा आपका दिसंबर 2018 का ही, ये जो ब्रेक इवन था ये भी दिसंबर 2018 का ही बजटेड डेटा है। तो इसके दो तरीके, या तो आप यूनिट्स फॉर टारगेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करें, विच इज अब यूनिट्स अगर निकालते हैं टारगेट प्रॉफिट के लिए तो डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। एक्चुअली ये हमारा जो प्रॉफिट की अगर हम इक्वेशन क्रिएट करें, इक्वेशन में 75,000 रखें, तो उसका जो एंड सॉल्यूशन बनेगा वो ये यूनिट्स फॉर टारगेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपका जो प्रॉफिट की इक्वेशन है उससे डिराइव फॉर्मूला है। तो यूनिट्स हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट 60,000 है, टारगेटेड प्रॉफिट 75,000 है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3.75 है। तो ये आ गया, ये यूनिट्स है सही, तो इसके साथ लिखिएगा 36,000 यूनिट्स। अब जो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते, वैसे रिकमेंड मैं ज्यादा यही करूंगा, इवन आपके अगर मैथ्स बहुत अच्छी भी है कि आप खुद फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ही यूज करें क्योंकि इससे जल्दी सॉल्व होगा। तो आपके पास डिस्कस एडवाइस वाला थ्योरी का क्वेश्चन होगा, या दूसरे पार्ट्स के लिए, या दूसरे क्वेश्चंस के लिए ज्यादा टाइम बचेगा आपके पास पेपर में। लेकिन हेयर स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉफिट की इक्वेशन से भी हो सकता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और जिस तरह मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालते हैं उसी अकॉर्डेंस में इक्वेशन बनाएंगे, और इसमें मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं उन यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊं जिससे मुझे 75,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता, उसमें से मुझे फिक्स कॉस्ट माइनस करके मेरा 75,000 का प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये 3.75x यहाँ रह जाएगा, ये 60,000 वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75,000 60,000। अब अगर मुझे x निकालना है तो 75,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3.75। तो देखिए आपका एंड सॉल्यूशन वही बना जो उसका फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इससे भी आपका वही आंसर आएगा। बजटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो टू 2 डेसिबल प्लेसेस। अब इस पे देखिए जो इजियर वे आउट है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है, हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी, हमें अकॉर्डिंगली करना चाहिए। 3.75 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5.25 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 71.43%। तो 71.428 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 23 हो जाएगा, तो 71.43%, क्योंकि उसने
2 डेसिबल प्लेसेस पे का है? स्टेट द मीनिंग ऑफ सी एस रेशियो। या तो आप ये लिख दे, परसेंटेज वाली बात लिख दे, शोज कंट्रीब्यूशन अर्नड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अच्छा, स्टेट द नेम given to the difference between the budgeted total sales units and the budgeted break even sales units। सेल्स यूनिट्स और ब्रेक इवन यूनिट्स का डिफरेंस दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और उसने यूनिट्स की बात की तो आपको सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पूरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मेंशन करना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिफरेंस टू अ बिजनेस। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था, जब लास्ट जो मेरे प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था जून नवंबर 2010 का, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करवाया था। वहां मैंने आपको कैलकुलेशन से प्रूफ भी किया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। वही हमें थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करनी है। सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर सेल्स का डिक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना है तो स्टिल ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर सेल्स का डिक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक्सीड करेगा तो बिजनेस को लॉस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और प्रीवियस क्वेश्चन के वीडियो में ये भी शो किया था कि प्रिपरेशन ऑफ एनी चार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस नाउ। ऑल्दो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चार्ट आ सकता है, उसके बेसिस पे कोई कैलकुलेशन करनी है या कोई वैल्यूज बतानी है तो वो अभी वो बिल्कुल टेस्ट होगा, लेकिन चार्ट प्रिपेयर करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस नाउ। स्टेट 3 लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो अगर मार्जिनल की लिमिटेशन पूछे, सीवीपी की लिमिटेशंस पूछे, ब्रेक इवन की पूछे, आपको सिमिलर लिमिटेशंस ही लिखनी है। एक तो है कि टोटल फिक्स कॉस्ट को कांस्टेंट एज्यूम करता है, ऑल्दो शॉर्ट टर्म के बाद वो चेंज हो जाती है। अच्छा, ये भी एज्यूम करता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट हर कॉस्ट को उस पर सेपरेट किया जा सकता है, जबकि एट टाइम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है।
सेलिंग प्राइस पर यूनिट लगता है कि अनचेंज होगी, इसकी और भी एजम्पशन है, अभी से 3 मेंशन किए। तो इस तरह के थ्योरी के क्वेश्चंस का बेनिफिट है, इसलिए थ्योरी को आप लोग सीरियस लिया करें कि अगर आपसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो ये थ्योरी में आपको एग्जामिनर कम बैक करने का कुछ चांस देता है, तो एटलीस्ट टू एक्सटेंड आपने कुछ तो मार्क्स सेव कर लेंगे अगर आप ये थ्योरी के, स्पेशली रट्टे वाले क्वेश्चन से आप सही से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो। Ken is considering increasing the selling price to 6 per unit from 1 January 2019. He expects that all cost will remain unchanged. अब वो सोच रहे 2019 में सेलिंग प्राइस 5.25 से 6 कर ले, बाकी सब अनचेंज रहेगा। अभी कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स कैन मस्ट सेल ईच मंथ so that the budgeted total contribution is the same as in 2018. तो ऑब्वियसली अब अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज होगा, लेकिन अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 2018 वाला ही आना चाहिए, और वो भी पर मंथली बेसिस पे। ज्यादातर हमारे इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो ईयरली बेसिस पे, तो अभी तो हमें इतना मंथली के बारे में वरी नहीं करना चाहिए। पहले हम कैलकुलेट तो करें कितने यूनिट्स है जो हमें सेल करने चाहिए, विच वॉज अलाउ द टोटल कंट्रीब्यूशन टू बी द सेम एज इन 2018। उसके बाद जो ईयरली टोटल कंट्रीब्यूशन है उसे हम मंथली में चेंज कर सकते हैं, या एनुअल अगर हम ये यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते तो उसको हम डिवाइड बाय 12 करके मंथली में चेंज कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड में ज़रूर आप लोग फोकस किया करें कि आपको जैसे किस टाइम पीरियड के हिसाब से वो आंसर मांग रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपना डेटा चेंज करना पड़ सकता है। तो देखिए इस पार्ट में तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ समझ आती है, अगर मुझे और कुछ नहीं भी समझ आ रहा, सबसे पहले अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट न्यू निकालना चाहिए। तो अब मेरी न्यू सेलिंग प्राइस 6 है। 6 में से मैं ये सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज, तो वेरिएबल कॉस्ट वही रहेंगी सारी पर यूनिट। 6 माइनस 0.5 माइनस 0.75 माइनस 0.25। तो ये मेरा न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.5 है। अब एक और काम पहले मैं ये करूंगा कि मुझे 2018 का टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल देना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस किसी पार्ट में टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं किया था 2018 का। तो ये हो जाएगा 135,000। दोबारा पढ़े तो उसने कहा कि नंबर ऑफ यूनिट्स मस्ट सेल ईच मंथ सो दैट द टोटल कंट्रीब्यूशन इज द सेम। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो चेंज हो गया है, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन 2018 वाला आना चाहिए, और उसने मंथली बेसिस पे कहा है। और ये जो प्रीवियस डेटा था सारा ये ईयरली बेसिस पे था, ये ईयरली कंट्रीब्यूशन है टोटल 2018 का। अब ये कि ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.5 है, इसको मैं जिन भी यूनिट से करवाऊं तो टोटल कंट्रीब्यूशन ही 2018 वाला 135,000 आना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू, मगर मैं पर मंथ यूनिट्स निकाल दे तो मुझे 30,000 डिवाइड बाय 12 करना होगा, तो ये आंसर 2500 यूनिट्स होगा। और देखिए मैं आपको प्रूफ भी करता हूँ, अगर मैं 4.5 को 30,000 यूनिट से कराऊं तो देखिए वही 2018 वाला कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और अगर मैं 135,000 डिवाइड बाय 12 कर लेता तो मेरा पर मंथ कंट्रीब्यूशन 2000
पर मंथ कंट्रीब्यूशन 11250 बनेगा यानी, तो यानी 4.5 को अगर मैं 1 मंथ के यूनिट से करवाऊँ तो एक महीने का कंट्रीब्यूशन 11250 आना चाहिए। तो 4.5 को अगर मैं 2500 यूनिट से करवाऊँ तो आपके सामने 11250 आ रहा है। तो आई होप सो मतलब कोई पार्ट क्लियर है। अच्छा, एडवाइस कैन whether or not he should increase the selling price taking into account both financial and non financial factors। आपका 4 मार्क्स का, तो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है इस पे। ये जो सेलिंग प्राइस बढ़ाने का सोच रहे, करना चाहिए या नहीं। अच्छा, पहले तो आप लोग इसमें एक चीज़ देखें कि वो कोई नए फीचर्स तो ऑफर कर नहीं रहा, कोई वो एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड नहीं कर रहा प्रोडक्ट में। तो वो किस बात का प्राइस बढ़ा रहा है? अगर आप कोई नए फीचर्स नहीं दे रहे तो कस्टमर्स आर अनलाइकली टू एक्सेप्ट द इंक्रीज इन प्राइस। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जब ये मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, उसने जब ये अक्टूबर 23 में से चार्जेस बढ़ाए थे, लेकिन इन रिटर्न एज अ गेस्ट ऑफ एप्रिसिएशन वी आर ऑल्सो अपग्रेडिंग ए प्लान फ्रॉम 50 Mbps। तो उसने अगर थोड़े से चार्जेस बढ़ाए तो उसने इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ा दी 5 Mbps से। तो ऐसा अगर कोई इंसेंटिव देते प्राइस राइज करने के लिए कोई कंपनी, तो ऑब्वियसली विलिंगनेस ऑफ कस्टमर्स टू एक्सेप्ट द इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस विल बी मोर। प्लस डिग्री ऑफ कंपटीशन भी देखना चाहिए कि अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ाना कोई मेक सेंस नहीं करता। ब्रांड इमेज, अगर इसकी ब्रांड इमेज ऐसी कि ये, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो फिर ये प्राइस बढ़ा सकता है, कोई मसला नहीं है। ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज करने से इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। तो वो पॉइंट्स भी लिखने, तो 4 मार्क्स का तो आई थिंक सो मोर देन इनफ, कोई भी राइटिंग कर सकता है इसमें। क्योंकि अभी जो करंटली बिजनेस की तरफ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, तो अभी फॉर सो फार मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि प्राइस बढ़ाए। आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन पहले ये पॉइंट्स कवर करने, एनालिसिस पहले करना, उसके बाद एडवाइस का 1 मार्क्स। अब तो एडवाइस जो दिल चाहे दे दे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसकी मार्क्स स्कीम से शो करूँ, क्योंकि एक तो ये जो आप लोग का पैटर्न है उसी का पेपर है। 2023 में सिर्फ ये चेंज था कि आप लोग का टाइम 50 मिनट से इंक्रीज कर दिया गया P2 का, और कुछ टॉपिक्स A2 में शिफ्ट कर दिए बस, और कुछ रिमूव हो गए। पेपर पैटर्न अभी भी सेम ही है। Many candidates found the cost and ये जून 17 P21 से ही किया है क्वेश्चन। Many candidates found the cost and management account question challenging. The difficulty appears to be a lack of analytical and evaluative skills. जबकि देखिए इसमें आपको नॉर्मली फार्मूलाज वगैरह कैलकुलेशंस बेसिक आती थी, थोड़ा सा आपको डिफरेंटली इस पर थिंक करना था कि जो नॉर्मली हम कैलकुलेशंस करते हैं उसको थोड़ा सा अगर इक्वेशन बना के रिवर्स में चीज़ों को सॉल्व करें तो सर्टेन वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती थी। लेकिन मेजोरिटी को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, जबकि इसमें ऑप्शंस भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, उसके बावजूद स्टूडेंट्स कर नहीं सके इसको। मोस्ट कैंडिडेट्स फॉर एबल फिक्स कॉस्ट तो वर एबल टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द गिवन डेटा, वो चले कर लिया। Whilst candidates would be very familiar with the break-even calculation, many were unable to calculate the number of units required to earn the budgeted profit by adding that profit figure through the fixed cost. Similarly, only the well-prepared candidates were able to calculate the CS ratio. Even CS ratio तो calculate नहीं हुआ स्टूडेंट से। और ये यूनिट्स फॉर टारगेट प्रॉफिट के लिए यूजुअली फार्मूला यूज करें, वरना इक्वेशन बना के भी कर सकते थे। अगर फार्मूला नहीं पता था तो इक्वेशन बना के भी मैनेज किया जा सकता था। CS ratio का मीनिंग लोग एक्सप्लेन, many candidates were able to state the meaning of the ratio. Responses to the margin of safety question were better. Most candidates identified the ratio, but explanations of the significance of the ratio were only adequately answered by very few candidates. तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है कि वो क्या शो करता है, वो उसको आंसर नहीं कर सके, क्योंकि बस वो कैलकुलेशन रट लेते कि एमओएस इस तरह निकालना है। Almost half of the candidates, ये तो relevant है, this lack of understanding was again demonstrated in responses to the limitations of this technique. Pro limitations भी नहीं पता थी। Only a few candidates were able to calculate the number of units to be sold to match the budgeted contribution of the current year, again highlighting the lack of understanding of the techniques. हाँ, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था उसको, ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट नहीं था इसका। तो अगर चले ये नहीं भी वो मेजोरिटी स्टूडेंट्स है तो दैट मेक सेंस एक्चुअली।
Evaluation of the trader decision regarding whether or not to increase the selling price again resulted in very poor responses and little evidence of analysis. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आप पीरियड स्पॉट को नहीं भी सही किया आप उसको जनरली भी आंसर कर सकते थे. तो आई होप बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग के फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह मैं ऑप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग कवर करूंगा, जो कि इसका एक एडवांस लेवल का सब टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग का. और रिसेंट पेपर में उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डिमांडिंग भी है. अल्लाह हाफिज़.